Yes, please. Question number 11, you can see divide 581 into 3 parts. ठीक है, 3 parts में we have to divide 581 such that 4 times the first, ठीक है, first का 4 times may equal to 5 times the second. ठीक है, second का जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा फर्स्ट के 4 times का, 5 times किसका हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा, एंड 7 times द थर्ड. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि फर्स्ट है इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 टाइम्स सेकेंड, और ये किसके इक्वल है, 7 टाइम्स थर्ड. 7 है, यस 7, यस 7. ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लीजिए, k मान लीजिए, इट्स अप टू यू, जो भी वेरिएबल आप लेना चाहें. तो इसको हमने क्या मान लिया, k मान लिया. ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सो फर्स्ट अगर हम इसको इसके बराबर करते हैं तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी, k/4. ठीक है, आपको सिर्फ इन दोनों को देखना है, दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, 5 सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड की वैल्यू, नाउ यू हैव टू सी इन बोथ ऑफ देम. ओके, ठीक है, तो ये सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/5, ये k/4 है, सॉरी, है ना. और थर्ड में आपको क्या देखना है, इन दोनों को देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड इज इक्वल टू k/7. क्लियर, ये क्या आ गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की वैल्यूज. ओके, अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, रेशियो में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड. ठीक है, हमें 581 को डिवाइड करना है, एंड व्हाट आर द रेशियोज, रेशियोज आर k/4, रेशियो k/5, रेशियो k/7. These are the ratios. Okay. Now, रेशियो की कंडीशन होती है कि अगर ये क्या दिया है, फ्रैक्शन में रेशियोज दिए हैं. ठीक है, फ्रैक्शन में रेशियोज दिए हैं तो यू कैन कन्वर्ट. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू कैन टेक द, क्या ले सकते हैं इसका, एलसीएम. ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, चेक कर लेते हैं. 4, 5, then 7. ठीक है, 2 के टेबल से अगर देखते हैं, then 2, then 5, then 7. Are you able to see? Yes. Next 2 से फिर 1, 5, 7. Okay, so what are the factors? 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7. ठीक है, these are the factors. So 2 2 is 4, 4 5 is 20, and 27 is 140. ठीक है, तो कितना एलसीएम आ गया आपका, 140. ओके, तो 140 जो एलसीएम आएगा उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 140. ओके, नाउ k/5 मल्टीप्लाई 140, नाउ k/7 मल्टीप्लाई 140. क्लियर, अब देखिए ये कट रहा है, यस कट रहा है, तो ये कितना आ गया, 70. ये कट रहा है, यस कट रहा है, ये कितना आ गया, 5 2 और 5 8. क्लियर, नेक्स्ट ये देखिए ये कट रहा है क्या, ये भी कट रहा है, यस 5 20. ठीक है, तो रेशियोज हमारे क्या आ गए, ये 35 आएगा, सॉरी, 4 3 12, 35. ठीक है, 5 का टेबल समझ लिया था, इसलिए 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 35. तो रेशियोज आर 35, रेशियो 28, रेशियो 20. दीज आर द रेशियोज. ठीक है, अब रेशियो आ गए, नाउ यू कैन कन्वर्ट, नाउ यू कैन डिवाइड 581 इनटू 3 पार्ट्स. ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे, अब हम क्या कंडीशन होती है रेशियोज की, जैसे 581 है. ठीक है, फर्स्ट को कितना जाएगा, तो फर्स्ट का रेशियो कितना है, 35, तो 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, टोटल रेशियोज का सम कितना है, टोटल रेशियोज का सम करेंगे तो ये आएगा 35 प्लस 28 प्लस 20. ये आएगा आई थिंक आपका 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 8 63, 63 73 83 आएगा. ठीक है, ये आ गया आपका 83. तो 83 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब 83 के टेबल से आप इसको काट के देखिए, ये कट रहा है क्या, डायरेक्ट आप डिवाइड करके देख लीजिए. ठीक है, ये 3 के टेबल में नहीं आता है, ये किसके टेबल में आएगा, आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो इसको. ओके, तो देख लेते हैं 581, 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, ये 9 के टेबल में भी नहीं आ रहा है. 81 का डायरेक्ट हम डिवाइड करके देख लेते हैं 581 में.
पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 581 मल्टीप्लाई 35, ओके, तो ये आएगा आपका 20335 डिवाइडेड बाय 83, तो ये आ गया आपका 245, ठीक है, ये फर्स्ट का आ गया। अब सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड के रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल का डिवाइड करेंगे। इसी तरह से थर्ड का निकालेंगे, थर्ड वाले का निकालेंगे तो थर्ड वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। क्लियर? रेशियो में अगर आपको कभी भी टोटल अमाउंट दिया गया है और आपको रेशियोज दिए गए हैं ABCD या ABC, तो हमेशा आपको अगर A का शेयर निकालना है, B का शेयर निकालना है या C का शेयर निकालना है, ऑलवेज क्या करते हैं, जिसका शेयर निकालना है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल रेशियो उसका जो सम आता है उससे डिवाइड करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। हाँ जी, नाउ एनी डाउट? ठीक है, सेकंड का और थर्ड का मैंने किया नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। हाँ जी तुषार। मैम ये मैम एक दो क्वेश्चन आए थे मैम एक बार, ये ऐसे सेम मैम, ऐसे सेम क्वेश्चन आए थे मैम, एक सैनिक स्कूल में भी आया था मैम ऐसे ही क्वेश्चन मैम। हाँ, नहीं अच्छा है ये क्वेश्चन। हमेशा जब भी आपको कोई भी टोटल अमाउंट दिया है और इस तरह से अगर रेशियोज निकाल कई बार दिए होते हैं, तो हमेशा अगर आपको ABC का किसी का भी नाम से भी दे देते हैं, शेयर निकालना हो, इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जिसका जितना रेशियो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रेशियोज का सम जितना आएगा उसका डिवाइड करेंगे। क्लियर? ओके मैम, ओके मैम। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी प्रियांशु। मैम ये 83 कैसे आया? 83 टोटल सम आया बेटा इनका, 35 प्लस 28 प्लस 20। आपको तो आता है ये अच्छे से कि रेशियो भूल गए प्रियांशु? हाँ जी क्लियर? मैम कॉल आ लो, मैम रिपीट कर दो। कहाँ से मैम मैम 35 प्लस वहां से बेटा देखो, ये हमने रेशियोज निकाली है। ये रेशियोज कैसे निकाले, इनका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 140 आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सिंपल वैल्यूज आ जाती है, रेशियोज में आ जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल वैल्यूज में ये आ गया हमारा 35, 28, 20। क्लियर? इसके बाद देखिए हमने इसका सम किया, तीनों रेशियोज का सम किया, तो ये आया 83। क्लियर? ठीक है, अब हमें निकालना है फर्स्ट का शेयर, सेकंड का शेयर और थर्ड का शेयर। तो फर्स्ट का निकालेंगे, तो फर्स्ट का टोटल हमें कितना दिया हुआ है रुपए, देखो क्वेश्चन हमें 581 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो टोटल हमें अमाउंट कितना दिया है, 581। फर्स्ट का रेशियो कितना है, 35। देखो इधर फर्स्ट का रेशियो 35, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। ठीक है, टोटल रेशियो का सम कितना है, 83, तो 83 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है प्रियांशु? यस मैम। अब हम अगर सेकंड का निकालेंगे तो कितना आएगा, 581 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 28। ठीक है, डिवाइडेड बाय 83 सेम ही रहेगा। ठीक है, थर्ड का निकालेंगे तो कितना आएगा, 581 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, थर्ड का रेशियो कितना है, 20, तो मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 83। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 12। यस, नेक्स्ट है, इनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि आ जाता है कि डिफाइन दिस। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। तो सबसे पहले हम ऑर्थो सेंटर डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सेंटर, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम द वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, और वर्टेक्स क्या है आपके, ये है, दीज आर द वर्टिसेस। ठीक है,
अब देखिए, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये है। ओके, तो वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किस पर, उसकी अपोजिट साइड पर। ठीक है, इस तरह से इस पे भी हम एक अपोजिट लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी अपोजिट साइड पर। इस तरह से हम इस पे भी एक अपोजिट लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट अ पॉइंट। जो ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स यानी कि अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड्स कहते हैं इनको। ठीक है, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल मीडियम सेंटर में ही आएगा, ऐसा नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है। ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, और ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो अपोजिट साइड है उसका बिल्कुल सेंटर ही होगा, मीडियम नहीं होगा ये। ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है। द मेन थिंग कि वर्टेक्स से हम क्या अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो ये सारी जो लाइंस है, एल्टीट्यूड्स है, जहां पर मीट करते हैं, जहां पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, लाइक दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और ये जो आपकी जो लाइनें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। क्लियर? यस, नेक्स्ट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में मेन जो बात है वो यही है कि जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इट इज द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टेक्स। मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, कहीं भी ये इसको बुक कर सकता है, मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उस पे ही ये मीट करेगा, इसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, सेम यहां से अगर हम वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसके सेंटर पॉइंट पे आएगा। ठीक है, सेम इसमें भी अगर हम इस वर्टेक्स से इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका अगर ये सेंटर पॉइंट ये है तो यहां से ये मीट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। मेन डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें लाइन कहीं भी जा सकती है, इसमें ऐसा नहीं है कि मीडियन ही होगा, अपोजिट साइड की जो लाइन है उसमें मीडियन ही होगा। ये चीज है कि इसमें भी वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अच्छा एक चीज और है, they also intersect each other that each median is split into in the ratio of 1:2 from the base side। ये जो बेस साइड है, ये जो बेस साइड है, इस वर्टेक्स के लिए ये क्या है, ये लाइन क्या है, बेस। ठीक है, ये बेस साइड है, इसका जो रेशियो रहेगा हमेशा 1:2 का रहेगा सेंटर से। सेंट्रॉइड ये है आपका, ये 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बेस साइड क्या है, ये, तो ये 1 रहेगा तो ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। इस वर्टेक्स की बेस साइड क्या है, ये है। ठीक है, तो इसका अगर 1 रहेगा तो इसका क्या रहेगा, 2 रहेगा। ऑलवेज क्लियर? हाँ जी तुषार। मैम दोबारा बता दीजिए एक बार। देखो बेटा, इसमें मेन चीज क्या है, जैसे कि ये है एक ट्राइंगल, ठीक है, इसमें क्या है, वर्टेक्स, ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्लियर? मैम वर्टेक्स, ये तो पता है मैम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर में वर्टेक्स से इसकी वर्टेक्स, ये इस पॉइंट के लिए ये इसकी क्या होगी, अपोजिट साइड। यस मैम। इस वर्टेक्स के लिए ये इसकी अपोजिट साइड होगी। यस मैम। इस वर्टेक्स के लिए ये इसकी अपोजिट साइड होगी। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। यस मैम। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये इस लाइन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, नहीं है। यस यस मैम। ऑर्थो सेंटर में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ये जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे मैंने इस पे ड्रॉ की तो ये इस पे ड्रॉ कर दी, ऐसे ही मैंने इस पे ड्रॉ की, ये इस पे ड्रॉ कर दी, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है, इसमें ये फर्क है, एक तो जो आप वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम, इस लाइन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको मीडियन बोलते हैं।
ठीक है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड इसका जो रेशियो रहेगा ना, जो अपोजिट साइड से हम देखेंगे इन दोनों की जो डिस्टेंस रहेगी वो 1 रहेगी, इन दोनों का जो रहेगा रेशियो वो 2 रहेगा। तो ओके मैम। वर्टेक्स से अपोजिट साइड से अगर आप रेशियो देखोगे हमेशा तो 1:2 का रहेगा। इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड ये है, इसका रेशियो क्या है 1 और इसका 1, इसका क्या रहेगा सेंटर से 2 रहेगा। ठीक है, इसका क्या है, ये है बेस, ठीक है, ये 1 रहेगा, सेंटर से ये 1 रहेगा और ये सेंटर से 2 रहेगा। यस मैम, 2 ओके बस इतना सही याद करना है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। yes, next question, question number 13. The 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9. Find the angles of a quadrilateral. Sum of angles of a quadrilateral क्या होता है 360 डिग्री। ओके, तो आपको 4 रेशियो दिए हैं, 4 रेशियो, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ a quadrilateral is equal to 360 डिग्री होता है। तो अगर आपको 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9, we have given 3:5:7:9। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, अगर हमें इनकी क्या निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 3x + 5x + 7x + 9x इज इक्वल टू, इनका टोटल का सम कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का सम होता है। ठीक है, तो 3x और 5x 8x 8x + 7x 15x 15x + 24x is equal to 360 डिग्री। x is equal to 360 डिग्री अपॉन 24। ठीक है, तो 12 की टेबल से काटते हैं तो 12 2 जा 12 3 जा और ये 0, तो ये कितना आ गया 15। x की वैल्यू आ गई आपकी 15। ओके, फर्स्ट एंगल कितना है आपका 3x, तो 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 15 is equal to 45 डिग्री। 5x सेकंड कितना है 5x, तो 5x यानी कि 5 × 15 is equal to 75 डिग्री। ओके, थर्ड देखिए 7x, 7x इट मींस 7 × 15 is equal to 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9x, तो 9x इट मींस 9 × 15 is equal to 135 degree. So these are the angles, first angle, second angle, third angle and the fourth angle. Okay, okay, now next question is question number 14. Anybody ask? No, no need to explain. Question number 15, is there any doubt? Yes, question number 15 I will explain. The sum of two rational number is -4/5. If one of the number is this, then find the other number. Very easy. Other number को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, sum of two rational number कितना दिया है, दोनों का sum कितना दिया है -4/5। Yes, यही है। One of the number is, one number हमें कितना दिया है -17/20 प्लस सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, सो वी कैन एज्यूम x। दोनों नंबर का सम है ना -4/5, इसीलिए हमने फर्स्ट नंबर हमें दिया है, सेकंड नंबर नहीं दिया, इसलिए हमने इसको x मान लिया। नाउ x इज इक्वल टू -4/5 प्लस 17/5। नो डाउट। ठीक है, माइनस का 17 उधर जाएगा, लेफ्ट साइड तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो x इज, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो व्हाट विल कम, 17 में से 4 गए तो कितने आ जाएंगे 13। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 13/5। हाँ 20 है क्या, ओह सॉरी 20 है, इधर गलती से मैंने 5 ही ले लिया। ओके, यस, तो एलसीएम कितना आएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। यस, 5 4 जा 20, 4 4 जा -16 आ जाएगा, प्लस 21 जा 20, देन 70
17 सेम ही रहेगा, तो x is equal to 1/20. This will be the answer. Yes, very easy question. Is there any doubt now? Yes, next question. After 15, 18. Question number 18 we will do. Yes, 18. Number 18. Yes, one number is 3 times another number. So we can assume another number. Let another number is equal to x. ठीक है, और वन नंबर आपका क्या है? 3 टाइम्स है, वन नंबर विल बी क्या हो जाएगा? 3x. 3 टाइम्स है अनदर नंबर का. ओके, सेम हमने वर्डिंग्स ले ली. ठीक है, इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 15 हम दोनों में क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ठीक है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस. जो न्यू नंबर है वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है, that of the other new number, one of the new number becomes twice that of the other number. Find the numbers. Okay, one of the new number, new according to question you can see. देखिए x plus 15 हो जाएगा क्योंकि 15 दोनों में 15 ऐड करना है. ओके, सो x plus 15 is equal to 3x plus 15. Okay, now क्या कह रहा है कि then one of the new number becomes twice that of the other new number. ठीक है, एक जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा? आपका ट्वाइस हो जाएगा अदर न्यू नंबर का. ठीक है, अगर वो ट्वाइस हो जाएगा तो हाउ वी विल डू इक्वल, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2x plus 30 is equal to 3x plus 15. तो ये कितना आ जाएगा? 2x minus 3x is equal to 15 minus 30. तो minus x is equal to minus 15. माइनस से माइनस कैंसिल, x is equal to 15. तो the value of x is equal to 15. ओके, तो फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया? 15 आ गया. ठीक है, फर्स्ट नंबर 15 आ गया, तो अनदर नंबर क्या आ जाएगा? 3x is equal to 3x 3 multiply 15 is equal to 45. ठीक है, आप कैसे भी कह लो इसको. इसको अनदर नंबर हमने एज्यूम किया है, तो यू कैन सी अनदर नंबर इज 15 एंड फर्स्ट नंबर इज वन नंबर इज दिस. ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस. यस, नेक्स्ट 19 में कोई डाउट नहीं है, आई थिंक सो. 21 में डाउट है इसके बाद. आफ्टर दैट 21. विवेक रीड 2/7 ऑफ अ बुक ऑन वन डे. एक दिन में वो कितना पार्ट पढ़ लेता है बुक का? 2/7. ठीक है, एंड 5/16 ऑफ द रिमेनिंग नेक्स्ट डे. ठीक है, 5/16 जो बचा हुआ होता है उसको नेक्स्ट डे वो रीड करता है. इफ 275 पेजेस ऑफ द बुक वर स्टिल लेफ्ट अनरीड. अभी भी क्या है कि बुक के अगर इतने पेजेस बच जाते हैं जो कि उसने रीड नहीं किए हैं. ठीक है, मतलब 2/7 वो रीड कर लेता है फर्स्ट डे, सेकंड डे वो क्या कर लेता है? 5/16 रीड कर लेता है बची हुई बुक का. तब भी उसमें कितने पेजेस बच जाते हैं? 275. हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन? टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक में कितने होंगे? वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो इसमें ही समझा देती हूँ आपको. एट फर्स्ट डे रीड पेजेस कितने हैं? 2/7x. ठीक है, 2/7 पार्ट लिखा है तो वी कैन एज्यूम x. सो एट फर्स्ट डे कितने रीड करता है? 2/7x. सेकेंड डे रीड पेजेस, जैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर हमने x मान लिया है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने कितना मान लिया? x मान लिया है, तो x minus 2x/7 हो जाएगा. करके ही दिखाना पड़ेगा आपको ना. देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने क्या मान लिया? x इज इक्वल टू x मान लिया. ओके,
और उसने 2/7 पार्ट इसका पढ़ लिया, तो x में से माइनस करना पड़ेगा ना, x माइनस 2x/7। इसमें से इतना पार्ट वो रीड कर चुका है, ठीक है, तो x माइनस 2x/7 आ जाएगा, ओके, इंटू 5/16। 5/16 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे वो क्या कर रहा है, इतना पार्ट उसने नेक्स्ट डे रीड कर लिया, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 5x 5/16 सॉरी, ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका वो लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 7x माइनस 2x। आज हम करेंगे जून 2010 में जो आए थे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस, उसको आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जनरल साइंस जीके का सेक्शन आता है जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं जीके के, एंड आउट ऑफ 75 आपके 20 क्वेश्चंस या अराउंड 22 क्वेश्चंस आपके साइंस सेक्शन से होते हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आउट ऑफ 75 में से जो आपके साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। So let's start. जिसको भी आंसर आता है only raise your hand and that student will answer only after taking your name from my side. Is it clear to everyone? So let's start. Yes, ma'am. Starting with your question number 1. What type of acids are used in the car batteries? जो कार की बैटरीज होती हैं उसमें कौन से एसिड्स यूज किया जाता है? A हाइड्रोक्लोरिक एसिड, B सल्फ्यूरिक एसिड, C निट्रिक एसिड, D नन ऑफ द अबव। यस प्रियांशु, प्रियांशु अपनी वीडियो कॉल भी ऑन करो। मैम मेरा वीडियो कॉल ऑन है। हाँ जी मैम इसका आंसर होगा B सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड प्रियांशु, सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। बेटा देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड ही को क्यों हम यूज करते हैं कार की बैटरीज में। देखो बेटा, जब भी हम कार की बैटरी को स्टार्ट करते हैं ना, तो कार की बैटरी के स्टार्ट करने के लिए हमें एक एफेरेसेंस चाहिए होता है, एक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक तो लाइट एसिड है और वो बहुत जल्दी एफेरेसेंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम कार की बैटरीज में यूज करते हैं, जो हमें स्टार्टअप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये इसका आंसर सबको आता होगा। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, A Mars, B Jupiter, C Earth, D Mercury. Everyone has to be answer this. Yes Aditya, what is the answer? मैम अर्थ। Earth is the right answer बेटा। देखो ब्लू प्लैनेट सबको पता है, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अच्छा, और मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। आपको पता है ना कि मार्स के में जो सॉइल है वो रेड कलर की है। अच्छा, एंड रेज योर हैंड, कोई मुझे बता सकता है कि जो मार्स में सॉइल रेड कलर की है वो क्यों है रेड कलर की? व्हाट इज द रीजन दैट द सॉइल ऑफ द मार्स इज ऑफ रेड कलर? यस अमृत। मैम क्योंकि वो अर्थ के बहुत नो मैम वो बहुत नजदीक है ना, इसलिए। नो मैम उसमें केमिकल्स होते हैं इसीलिए। raise your hand, don't speak like this. I am not able to getting it who is giving the answer. Yes Aditya, you know that कि मार्स में जो सॉइल है वो रेड कलर की क्यों होती है? आदित्य चौहान। I can tell. यस प्रियांशु, बोलो बेटा। जो सन के नजदीक होता है ना, सन के नजदीक होता है। तो बेटा सन के आपके पास क्लोज तो आपके मरकुरी भी है, देन व्हाई मरकुरी इज ऑफ रेड कलर? यस सोमेश्वर। मैम क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होती है मैम। वेरी गुड सोमेश्वर। बेटा जो मार्स है उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है और आयरन ऑक्साइड आपका रेड कलर का होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड द सॉइल ऑफ द मार्स इज ऑफ रेड कलर, एंड ड्यू टू विच जो आपका मार्स होता है उसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। अर्थ आपका ब्लू प्लेनेट है, ठीक है। जो मरकुरी होता है आपका वो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट माना जाता है, ठीक है। वैसे क्लोजेस्ट में जनरली कई बार वीनस भी ले लेते हैं आपका, क्योंकि वीनस जो है आपका जब हम ऑर्बिटल बनाते हैं तो वीनस का जो डिस्टेंस है वो सन से थोड़ा सा ज्यादा क्लोज पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। फिशेज यूज डैश फॉर रेस्पिरेशन, A स्पाइकल्स, B लंग्स, C गिल्स, D ट्यूबल्स। बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये। गिल्स। इसका आंसर गिल्स होगा, गिल्स। This is not Ma'am, the C. way of,
अगर ऐसे ही आंसर करना है आई विल रिमूव यू ऑल, या फिर मैं सबको म्यूट ऑल कर देती हूँ, चैट में आंसर करना। फिर ऐसे नहीं बोलना हैंड रेस करके, मैं जिसका नेम लूंगी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा आंसर करेगा। ऐसे तो मुझे भी नहीं पता चल रहा आप में से कौन आंसर कर रहा है। सो दिस इज आंसर इज ऑफ गिल्स, सो बी क्लियर विद दैट, विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is your question number 4. Lunar eclipse occurs when dash comes in between the dash and dash. Lunar eclipse समझते हो आप, जिसको सूरज ग्रहण भी बोलते हैं। उसमें कौन किसके बीच में आ जाता है? अर्थ आपकी सन और मून के बीच में आ जाती है, या सन मून और अर्थ के बीच में आ जाता है? सी ऑप्शन है कि मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, या डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। यस विवेक, विवेक Earth comes between sun and moon. यस इट्स राइट आंसर एज यू। ये आपको जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, ये लूनर इक्लिप्स की ही पिक्चर है जिसे सूरज ग्रहण बोलते हैं। जब मून आपका अर्थ आपका सन और मून के बीच में आ जाता है, जिससे आपकी क्या होता है, पूरा सन कवर्ड हो जाता है, उसे ही लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक लूनर इक्लिप्स होता है, एक होता है आपका सोलर इक्लिप्स। हैव यू लिसन अबाउट सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स Yes, क्या होता है? ma'am, जिसे of course. चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, ये सूरज ग्रहण होता है। अच्छा रेज करो अपना हैंड और मुझे बताओ सोलर इक्लिप्स में कौन किसके के बीच में आ जाता है? सोलर इक्लिप्स में कौन किसके किसके बीच में आ जाता है? ये सुमेश्वर आ जाता है। सुमेश्वर मैम मून आ जाता है मैम। किसके बीच में? मैम अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के बीच में मून आ जाता है। ओके लक्ष्य, लक्ष्य मैम मून आ जाते हैं सन एंड अर्थ के बीच में। ओके आदित्य, मैम मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। यस ऑल ऑफ यू आर राइट। मून आ जाता है आपका सन और अर्थ के बीच में, उसको चंद्र ग्रहण भी बोल देते हैं, या कई बार आपका सोलर इक्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ए हाइपोसेंटर, बी एपिसेंटर, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। रेज योर हैंड्स। यस प्रियांशु। मैम इसका आंसर ए हो सकता है। ए हाइपोसेंटर। ओके आदित्य, आदित्य मैम इसमें मैम हाइपोसेंटर हाइपोसेंटर है राइट आंसर। यस बोथ आर राइट, हाइपोसेंटर इज द राइट आंसर। देखो बेटा, जहां से देखो जो हमारा अर्थक्वेक होता है ना, वो हमारे अर्थ के बहुत नीचे से स्टार्ट होता है। तो जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है ना, जो अर्थ का नीचे फोकस होता है, उस फोकस को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। और हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है, जहां पे आपके आता है, जहां पे अर्थक्वेक पहुंचता है, उसे बोलते हैं एपिसेंटर। तो ध्यान रखना, जो अर्थ का सरफेस है, जहां पे आपका अर्थक्वेक पहुंच रहा है, वो एपिसेंटर है, और जो फोकस है, जहां अर्थ के नीचे से स्टार्ट हो रहा है आपका, दैट इज योर हाइपोसेंटर। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 6, it is also quite very easy. A cockroach has 3 pairs of walking legs, B 2 pairs of walking legs, C 4 pairs of walking legs, D 1 pair of walking legs. Raise your hands. Yes, Vivek. Vivek, what is the answer? मैम थ्री Vivek. Ma'am, 3 pair of Okay. Only Ma'am, speak three- that three. student whose name is no. Pranshu, don't speak like this. तो कॉकरोच के 3 पेयर्स होते हैं, जैसे आपको दिख भी रहा है कि इसके देखो 3 लेग्स इधर हैं, तो 3 लेग्स उधर भी हैं। तो कॉकरोच के 3 पेयर्स होते हैं, आपके वॉक करने वाले लेग्स 3 होते हैं इसके। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। बनाना फ्रूट मेनली कंटेन्स, जो बनाना फ्रूट होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? ए ग्लूकोज, बी फैट, सी स्टार्च, डी प्रोटीन। ये अमृत, अमृत बनाना फ्रूट में क्या होता है? प्रोटीन। नो अमृत प्रोटीन नहीं होता। यस लक्ष्य, क्या होता है बनाना फ्रूट में? मैम स्टार्च स्टार्च भी नहीं होता। नो। सुमेश्वर, अब ओनली 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट। सुमेश्वर। मैम फैट्स। वेरी गुड, सारे ऑप्शंस आपने गलत बताए हैं। बनाना फ्रूट ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज होता है यू नो Ma'am, दैट। carbohydrates.
हाँ जी बेटा, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। और स्टूडेंट जिसको हम ग्लूकोज को आपको पता है शुगर भी बोली जाती है, मैक्सिमम शुगर कांटेक्ट होता है इसमें। तभी आपको पता है जिस पर पेशेंट को डायबिटीज होती है, डायबिटीज मतलब जिनका शुगर लेवल बहुत हायर होता है बॉडी में, मतलब जिनकी बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, उनको बनाना फ्रूट बिल्कुल डॉक्टर मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं बनाना फ्रूट? क्योंकि बनाना में ग्लूकोज सबसे ज्यादा है, मतलब हायर शुगर कंटेंट होता है आपके बनाना फ्रूट में। ठीक है, दैट इज वाई मैम और डायबिटीज बनाना मना किया जाता है। हाँ जी बेटा। मैम बनाना फ्रूट से विटामिन B6 मिलता है। हाँ जी बेटा, मैम विटामिन पर B6 मिलता है। होता है बनाना में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑस्टिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑस्टिकोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? फिशेस की स्टडी को, बी वायरस की स्टडी को, सी फ्रूट्स की स्टडी को, डी बोन्स की स्टडी को। ओनली रेज योर हैंड, और जिनकी वीडियो कॉल ऑफ है आई एम गोइंग टू रिमूव देम। यस, लक्ष्य विल टेल अस। लक्ष्य, ऑस्टिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मैं आइटम यस लक्ष्य। Yes, ma'am. Ma'am, osteology is the study of bones. यस राइट, ऑस्टिकोलॉजी बेटा बोन्स की स्टडी को बोलते हैं। अगर आप बोन्स की स्टडी कर रहे हो तो उसका नेम होता है ऑस्टिकोलॉजी, दैट इज यू आर स्टडी। और ऑस्टिकोलॉजी जो अगर आप हायर स्टडीज में जाओ तो ऑस्टिकोलॉजी सब्जेक्ट होता है पूरा, जिसमें पूरी बॉडी की बोन्स की ही स्टडी कराई जाती है। पूरा सब्जेक्ट होता है ऑस्टिकोलॉजी हायर स्टडीज में। ठीक है, जैसे आपके सब्जेक्ट है साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही ऑस्टिकोलॉजी इज ऑल्सो अ स्टडी, ऑल्सो अ सब्जेक्ट इन विच वी हैव टू स्टडी द बोन। Next is question number 9, which you also know it's repeated very time. Question number 9 is cow's milk is rich in vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. Yes, Aditya. Aditya, cow's milk is rich in. मैम विटामिन D। No, Ma'am, vitamin I D can tell. no. No need Ma'am, to I say can like tell. this. I am able to see your hands. So no need to ask this. Yes, Amrit. मैम विटामिन A। No. Sumeshwar. मैम विटामिन B। विटामिन D है। विटामिन बी। विटामिन B। No need to speak like this. I am giving you a last warning. Otherwise, I will be going to remove you. Yes, Sumeshwar. मैम विटामिन बी। यस, विटामिन बी इज द राइट आंसर। बेटा जो काउस मिल्क होता है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंटेंट विटामिन बी का होता है। और विटामिन बी में भी जो आपका विटामिन B12 होता है, दैट इज राइबोफ्लेविन, वो जो है आपका जो है विटामिन B12 आपका मैक्सिमम होता है काउस मिल्क में। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन अकर्स इन नेचर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। अब देखो कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन ब्लैक में भी एग्जिस्ट करता है, कॉयल में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में सबसे कौन से में एग्जिस्ट करता है? यस विवेक। डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक और कॉयल। Ma'am, graphite. ग्रेफाइट। नो, लक्ष्य। Ma'am, diamond. डायमंड, डायमंड इज द राइट आंसर। बेटा जो कार्बन आपके सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो डायमंड है। डायमंड में ऑलमोस्ट 99% आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। तो सबसे प्योर फॉर्म जो है कार्बन की आपकी डायमंड में मानी जाती है। बाकी सारों में थोड़ा बहुत कंटेंट और मेटल्स का भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, person working in asbestos factories are affected by the air pollution. The most affected part of their body is एस्बेस्टोस। क्या होता है? एक फाइबर होता है जिसका जो है थोड़ा सा हमारे क्लोथ बनाया जाता है उसमें, लेकिन पोल्यूशन, क्योंकि उसके फाइबर इतने पतले होते हैं बेटा कि उसमें जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो पर्सन्स एस्बेस्टोस फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब आपने बताना है कि उनकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, आईज, थ्रोट, lungs or skin. Raise your hands. Yes, Sumeshwar. Ma'am, may I? Sumeshwar. मैम लंग। लंग्स इज द राइट आंसर। बेटा एक्चुअली होता क्या है, आपका एस्बेस्टोस के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं। तो जब वो ब्रीथ करते हैं तो उसके थ्रू उनके फाइबर्स अंदर चले जाते हैं और वो लंग्स में जाके क्या कर जाते हैं,
आपके फ्रीज हो जाते हैं, तो उनको उसमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज्यादा पार्ट उनका लंग्स इफेक्ट होता है। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 12, पिक द ओड वन आउट। इसमें से जो सबसे ओड है, सबसे अलग है, वो बताना है आपने। ए नाइट्रोग्लिसरीन, बी डायनामाइट, सी टीएनटी, डी डीडीटी। रेज योर हैंड्स, raise your hands. Dhananjay will tell us. Dhananjay, what is the answer? Dhananjay. मैम नाइट्रोग्लिसरीन। Yes, nitroglycerin is the right answer. देखो बेटा, नाइट्रोग्लिसरीन आपका एक केमिकल है जो ज्यादातर ग्लिसरीन की तरह यूज होता है। अब देखो बाकी जो तीन है, जैसे ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो टीएनटीज हैं, वो क्या किया जाता है, ब्लास्ट वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो डायनामाइट्स है उसके क्रैकर्स में यूज किया जाता है, और जो डीडीटी है आपका, वो भी आपका क्या किया जाता है, वो भी ज्यादातर जो आपके क्रैकर्स में भी थोड़ा बहुत पड़ता है। थोड़ा बहुत जो डीडीटी का पाउडर्स होता है वो आपके क्रैकर्स में या बॉम्ब ब्लास्टिंग में डीडीटी पड़ता है। तो सबसे अलग है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज जनरली नथिंग, इट इज जस्ट अ केमिकल। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 13। मैम हाँ जी मैम, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन मैम एक्सप्लोजिव भी तो है ना? एक्सप्लोजिव है बेटा, नो डाउट, नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो एक्सप्लोजिव। वेट अ मिनट, we will look at this, wait a minute, I think nitroglycerin। मैम ये डीडीटी क्या होता है? यस बेटा, वैसे सही कह रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोजिव है। डायनामाइट इज आल्सो एक्सप्लोजिव यूज्ड इन द क्रैकर्स, टीएनटी। एक्चुअली वी विल गो विद द डीडीटी, यू आर राइट, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लोजन नाइट्रोग्लिसरीन में भी है, डायनामाइट में भी। इवन तो जो डीडीटी है ना वो भी बहुत हार्मफुल है, उसमें भी एक्सप्लोजन है। लेकिन जो डीडीटी होता है ना बेटा, जनरली वो क्या करते हैं, हम ना उसके लिए यूज करते थे पहले। जैसे आपको डॉक्टर जो क्या करते हैं हॉस्पिटल में, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले वो क्या करते हैं, पहले आपको बेहोश करते थे ना, उसके लिए कई बार डीडीटी यूज होता था। या डीडीटी एक तरह से केमिकल की तरह फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, या कई बार क्या होता था, हम थोड़ा बहुत जो फर्टिलाइजर्स की तरह, मेन्योर्स की तरह भी यूज करते थे, मतलब जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते थे उसमें भी यूज होता था डीडीटी। लेकिन आजकल तो ये जो डीडीटी है ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है। कई बार जब फर्टिलाइजर्स की तरह हम यूज करते थे और इसका पानी जो है आपका रिवर्स में जाता था, तो रिवर की सारी एक्वेटिक फिशेज जो थी वो किल हो जाती थी। तो वी विल गो विद द डीडीटी, क्योंकि डीडीटी इसका ज्यादा सुटेबल आंसर है अगर हम देखे जाए नाइट्रोग्लिसरीन से। मैम मैंने सुना है कि नाइट्रोग्लिसरीन के भी कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं। एक्सप्लोजन तो है, पर लेकिन इसका उतना डायनामाइट और टीएनटी की तरह नहीं है कि हम इसको बॉम्ब्स वगैरह में बनाए जाए। एक्सप्लोजिव है, श्योरली इट इज एन एक्सप्लोजिव, क्योंकि तो आपको पता है जो टीएनटी है, टीएनटी में भी अप्रॉक्स 3 to 4% आपका नाइट्रोग्लिसरीन की अमाउंट होती है। डायनामाइट में भी 1 to 2% होती है, बट इतना एक्सप्लोजिव नहीं है। अभी तक इतना नहीं है कि फुली नाइट्रोग्लिसरीन के एक्सप्लोजन बन रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट मूव विद योर क्वेश्चन नंबर 13। एक देखो बेटा, टेम्परेचर है 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके सेल्सियस के किसके इक्वल होगा? नोटबुक में सॉल्व करो, जिसको भी इसका फॉर्मूला पता है। 176 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो सेल्सियस में मैं बताऊं? ओनली रेज योर हैंड, आई एम एबल टू सी योर हैंड। सॉल्व इट इन योर नोटबुक by applying the formula. If you know, then give me the answer. And I also have to show me your solve part. Show me your notebook when it's done by you. मैम No need to speak, only raise your hand whose work is completed. Yes, Vivek, it's done. Aditya, it's done. Otherwise, lower your hand. ये स्टूडेंट्स 176 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको आपको चेंज करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है? फ़ारेनहाइट इक्वल होता है आपका 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32।
ये फॉर्मूला होता है आपका, रिलेशन होता है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब मुझे फ़ारेनहाइट दिया है 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको सेल्सियस में बताना है कि ये टेम्परेचर आपका सेल्सियस में कितना होगा। Raise your hands. Yes, Lakshya, it's done by you. सॉरी मैम। आपका कंप्लीट हुआ लक्ष्य? मैम डन हो गया मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन गया था। ओके मैम मेरा डन है। यस आदित्य, व्हाट इज द आंसर? मैम 80 डिग्री सेल्सियस। आदित्य, शो मी योर नोटबुक आल्सो वेयर यू हैव सॉल्व्ड। यस मैम मैं आपको साफ जगह पे करके दिखाता मैम, इसमें मैंने थोड़ी सी उधर उधर कर दी। यस, डू इट फास्ट, एवरीवन हैज टू डू इट। ये समृद्ध अपनी वीडियो कॉल ऑन रखो, सोमेश्वर ऑन योर वीडियो कॉल, शुभम अपनी वीडियो कॉल ऑन रखो। Yes, 176 degree Fahrenheit is equals to how many degree Celsius? Yes, Vivek, Dhananjay. मैम दिखा रहा, ये लो मैम। Okay, Aditya, you are right. Yes, students, its answer is 80 degree Celsius. Let us see जिसका नहीं हुआ। देखो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 C इंटू प्लस 32। फ़ारेनहाइट हमें 176 दिया था, मैंने फ़ारेनहाइट की जगह 176 पुट किया। एज यू ऑल नो, बाकी तो देखो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। अलजेब्रिक इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती होगी। इफ इट इज प्लस 32 हियर देन इज इक्वल टू कि उस साइड लेके जाओगे तो वो -32 हो जाएगा। Then by cross multiplication we get the answer in the Celsius, that is your 80 degree Celsius. तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या एक्सप्रेशन होता है। दैट इज योर 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। आपको एग्जाम में सेल्सियस में देके फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले एग्जाम में फ़ारेनहाइट दिया तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में सेल्सियस भी दिया जा सकता है। एंड स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, एक सेल्सियस और केल्विन में भी इक्वेशन फॉर्मूला होता है। जो आपका केल्विन होता है वो आपका 273 डिग्री 273 प्लस सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। अगर आपको डिग्री केल्विन में दिया है और आपको जो है आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर दो। और अगर आपको सेल्सियस में और अगर आपको केल्विन में दिया है और सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस कर दो। तो टेम्परेचर के ये दो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है केल्विन और सेल्सियस के बीच में, और वो एक्सप्रेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। इन दो एक्सप्रेशन को याद रख के अगर आपको किसी भी यूनिट में टेम्परेचर दिया है तो आप उसको दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हो। सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Okay, moving to your question number 14. The color of the ocean appears blue because of the sunlight fall on it is A. reflected, B. refracted, C. absorbed, D. scattered. बेटा जो आपको ओशियंस हैं उनका कलर हमें ब्लू दिखता है। वो ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जो सनलाइट उन पे फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, अब्सॉर्ब्ड हो जाती है या डी स्कैटर्ड हो जाती है। यस, रेज योर हैंड। यस आदित्य। मैम वो रिफ्रैक्टेड होती है। रिफ्रैक्टेड होती है, ओके। रिफ्रैक्टेड की वजह से ब्लू कलर नहीं आता बेटा, रिफ्रैक्शन जरूर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। यस सोमेश्वर। मैम स्कैटर्ड। स्कैटर्ड जो है हमारी स्काई में होती है। स्कैटर्ड अब आपकी ओशन में कलर नहीं होता, आपका स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो स्काई में होता है। स्कैटरिंग की वजह से आपको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। इट्स आंसर इज अब्सॉर्ब बेटा, क्योंकि जो सनलाइट होती है आपकी वो क्या करती है, ओशन पे पड़ने पे अब्सॉर्ब हो जाती है
और अब्जॉर्ब होने पे जो आपकी सबसे लोअर वेवलेंथ का कलर है वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होता है, इसलिए ब्लू कलर सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होता है सनलाइट में से, जिसकी वजह से आपको ओशियन आपको जो है ब्लू कलर का दिखता है। अगर आपसे पूछे कि स्काई का कलर क्यों अब ब्लू है, तो वो स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि स्कैटर्ड हो जाता है सन से हमारी तरफ तक आने पे कलर सारे, तो सारे स्काई में सारे कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ एक ब्लू कलर दिखता है, ब्लू कलर बचता है, इसलिए स्काई हमारा स्कैटरिंग की वजह से ब्लू है और ओशियन आपकी सन की अब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लू है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15 which is quite very easy question. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। अर्थ हमारा जो है सन से थर्ड प्लैनेट है एज यू ऑल नो, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड जुपिटर, मरकुरी एंड वीनस। ये सबको पता होगा अर्थ हमारा किस दो प्लैनेट्स के बीच में है। यस अमृत, व्हाट इज द आंसर? अमृत, अमृत इज नॉट। धनंजय, व्हाट इज द आंसर? धनंजय, व्हाट इज द आंसर? Dhananjay, what is the answer? Mars and Jupiter. Your Earth is between Mars and Jupiter. Yes, Lakshya. Lakshya, what is the answer? मैम वीनस एंड मार्स। Yes, Venus and Mars. बेटा जो हमारा 9 प्लैनेट्स है कैसे है? पहले मरकुरी होता है हमारा, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर हमारा मार्स आता है। तो हमारा अर्थ किन दो प्लैनेट्स के बीच में है? हमारा अर्थ वीनस और मार्स के बीच में है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन? इनमें से किस वाले फूड में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ए व्हीट, बी सोयाबीन, सी ग्राउंडनट, डी ग्राम। रेज योर हैंड्स. ये सुमेश्वर, सुमेश्वर व्हाट इज द आंसर? मैम ग्राम। सबसे ज्यादा देखो पर ग्राम, अगर हम 1 ग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा सोयाबीन कंटेंट होता है वो आपका सोयाबीन में होता है, दैट इज योर 36 ग्राम होता है आपका 1 ग्राम में। व्हीट में आपका 3 to 5 ग्राम होता है, ग्राउंडनट में भी आपका 12 to 20 तक ग्राम तक होता है, और ग्राम में भी आपका इसी रेंज में है। सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट आपका सोयाबीन में होता है। Next is your question number 17. The only snake that builds nest is. No snake has built nest. Only there is one snake जो अपना nest बनाते हैं अपने eggs वगैरह को release करने के लिए। A king cobra, B cobra, C braid, D viper. Raise your hand who knows the answer. The snake that builds the nest. Yes, Lakshya. मैम किंग कोबरा। किंग कोबरा इज द राइट आंसर। किंग कोबरा बेटा सिर्फ और सिर्फ किंग कोबरा ही एक ऐसा स्नेक है जो अपना नेस्ट बनाता है, अदरवाइज कोई भी स्नेक अपना नेस्ट नहीं बनाता। एंड द पिक्चर शोन टू यू इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ किंग कोबरा। ये अपने एग्स वगैरह रिलीज करने के लिए नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 18 विच इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट आर एग लेइंग एनिमल्स आर नोन एज? एग लेइंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ए ओविपोरस, बी हर्बीवोरस, सी कार्निवोरस, डी रेप्टाइल्स। यस आदित्य. मैम ओबिवोरस। ओविपोरस इज द राइट. मैम ओबिवोरस। यस बेटा, जो एनिमल्स एग ले करते हैं उनको ओविपोरस बोला जाता है। हर्बीवोरस उन एनिमल्स को बोला जाता है जो प्लांट्स वगैरह को ईट करते हैं। कार्निवोरस उन एनिमल्स को बोला जाता है जो मीट फ्लैश को ईट करते हैं। जो यस. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 19. प्लैग इज जो प्लैग डिसीज है ज्यादातर रैट्स वगैरह की वजह से हो जाती है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है? बैक्टीरियल डिसीज है, बी वायरल डिसीज है, या सी मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज है, या डी एसिटिक एसिड से होती है? रेज योर हैंड. जो प्लैग डिसीज है वो कौन सी है? यस सोमेश्वर. सोमेश्वर. मैम वायरल डिसीज। वायरल, इट इज फ्लू वायरस. ओके. लक्ष्य. मैम वायरल। वायरल. आदित्य. आदित्य. मैम इसका वायरल ही है। यू ऑल आर रॉन्ग बेटा. जो प्लैग डिसीज है वो आपकी बैक्टीरियल डिसीज है। आपका बैक्टीरिया का नाम है यर्सीना पेस्टिस, एक नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू जो रैट्स में होता है जनरली, और उसके थ्रू आपकी जो है
प्लैग डिसीज होती है। तो यर्सीना पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस वजह से जो प्लैग है वो आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, नॉट अ वायरल डिसीज। नेक्स्ट इज योर Which of क्वेश्चन the नंबर following 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड? इसमें से कौन सा एंटासिड की तरह यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग द एसिडिटी फ्रॉम योर स्टमक? ए लैक्टिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डी एसिटिक एसिड। यस सोमेश्वर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।